आत्ताची ही जी चर्चा होणार आहे ती एकाच पुस्तकाच्या संदर्भात 2 भाषणं होणार आहेत. अजमल कमाल जे पहिल्या सत्रामध्ये इंधन या पुस्तकाच्या निमित्ताने बोलले. आता मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया या पुस्तकावर अजमल कमाल आणि विनय हार्डिकर दोघेही बोलणार आहेत. या पुस्तकाच्या बद्दल मी 1 ते 1.5 मिनिटात त्याची पार्श्वभूमी सांगतो. 1966 ला हमीद भाईंनी मुंबईमध्ये मंत्रालयावर जो मोर्चा काढला 7 मुस्लिम महिलांना घेऊन, तोंडी तलाक बंद व्हावा आणि समान नागरी कायदा व्हावा, ह्या 2 मुख्य मागण्या आणि अन्य काही. त्यानंतर काहीच महिन्यानंतर साधनाच्या कार्यालयात 1967 मध्ये 4 व्याख्यानं हमीद भाईंची झाली होती. ती 4 व्याख्यानं झाल्यानंतर यदुनाथ हत्यांनी त्यांना ती लिहायला सांगितली. 67 मध्ये ती 4 व्याख्यानं साधनेच्या अंकात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर मुस्लिम जातीयतेचे स्वरूप, कारणे व उपाय या शीर्षकाची ती पुस्तिका आली. ते 4 व्याख्यानं दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांनी इंग्रजीमध्ये अनुवाद केले. आणखी 4 लेख हमीद भाईंशी बोलून थेट इंग्रजीमध्ये आणले. अशा 7 लेखांचं पुस्तक 1968 मध्ये इंग्रजीमध्ये मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया या नावाने आलं. आणि 1972 मध्ये त्याची जी दुसरी आवृत्ती आली तिच्यामध्ये आणखी 4 नवीन लेख हमीद भाईंशी बोलून अनुवाद करून इंग्रजीमध्ये आणले. असे एकूण 11 लेख होते आणि त्याचं मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया हे पुस्तक आलं. त्याची नवीन आवृत्ती 2002 मध्ये इंडियन सेक्युलर सोसायटीने मुंबईच्या प्रसिद्ध केली. परंतु ते पुस्तक मराठीमध्ये आतापर्यंत उपलब्ध नव्हतं. 1 जानेवारी महिन्यामध्ये ते इंग्रजी पुस्तक आम्ही मराठीमध्ये मिलिंद चंपानेरकर यांना अनुवाद करायला सांगितला होता आणि त्यांनी अतिशय कमी वेळामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचा अनुवाद तो केला. आम्ही ते पुस्तकही प्रसिद्ध केलं. मगाशी उल्लेख झाला तो न्यायमूर्ती गोखले यांच्या हस्ते 8 जानेवारीला तो कार्यक्रम पुण्यामध्ये झाला होता. त्याच पुस्तकाच्या आधारावर रामचंद्र गुहा जे आजच्या काळातले राष्ट्रीय स्तरावरचे मोठे इतिहासकार मानले जातात, त्यांनी त्यांचं जे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया नावाचं पुस्तक, संपादित पुस्तक आहे, ते प्रसिद्ध केलं. त्याच्यामध्ये 19 व्यक्तींचा समावेश आधुनिक भारताचे निर्माते या टायटल खाली केला. त्यात त्यांनी हमीद दालवाईंचा एक समावेश केलेला आहे आणि तो हमीद दालवाईंचा समावेश प्रामुख्याने मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया या पुस्तकाच्या आधारावर केलेला आहे. पुस्तकाचं महत्त्व आपल्या लक्षात येईल कारण त्यामध्ये 3 मुस्लिम सुधारकामध्ये सर सय्यद अहमद खान, बॅरिस्टर जीना आणि हमीद दालवाई असं केलं. याचा अर्थ 1967 पासून जी सुरुवात झाली त्याचं सर्कल, एक वर्तुळ 2017 मध्ये पूर्ण होत आहे. साधनेच्या अंकातून पहिल्यांदा लेख आले आणि त्याचं पुस्तकाचं प्रकाशनही 2017च्या जानेवारीमध्ये झालं. बरोबर 50 वर्षांचा हा कालखंड आहे. त्या पुस्तकावर अजमल कमाल बोलतील. त्यांच्याविषयी मी सुरुवातीला सांगितलं की पाकिस्तानात ते आहेत आणि मूळचे ते खरं तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांचं कुटुंब हे उत्तर प्रदेशामध्ये होतं. तिकडे ते स्थलांतरित झालं. पाकिस्तानातील इंजिनियर म्हणून काही काळ त्यांनी काम केलं. नंतर प्रकाशन संस्था, लेखन, अनुवाद, संपादन, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने त्यांचं पुस्तक प्रसिद्ध केलेलं आहे. स्वतःची सिटी प्रेस या नावाची प्रकाशन संस्था आहे आणि आज या नावाचं त्रैमासिक आहे. आणि सध्या काही काळ ते दिल्लीमध्ये PhD करतायत साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटीमध्ये. तर अजमल कमाल सरांनी ज्यावेळी इंधनच्या संदर्भात येण्याचं कबूल केलं त्याचवेळी आम्ही त्यांना अशी विनंती केली होती की तुम्ही हे पुस्तक जर वाचलं आणि तुमच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला ह्या पुस्तकाकडे कसं बघता येतं, काय जाणवतंय, त्याबद्दल बोलावं. या पुस्तकाची एक मर्यादा पण आपण लक्षात घेतली पाहिजे की 1947-48 ते 1971-72 या दरम्यानच्या काळातले लेख आहेत. म्हणजे त्यातला शेवटचा लेख पण 46 वर्षापूर्वीचा आहे आणि भारताची फाळणी ते पाकिस्तानची फाळणी या 25 वर्षातलं हमीद भाईंचं चिंतन, त्यावेळेचं एकूण राजकारण, मुस्लिम राजकारण याच्याबद्दलचं ते लेखाने त्याच्या पुढे काळ आता बराच सरकलेला आहे. परंतु त्याचं महत्त्व किंवा त्याच्यातलं मूलगामी चिंतन लक्षात घेऊनच गुहांनी जर समावेश केला असेल मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडियामध्ये, त्याचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणून त्यावर आता हे दोनही वक्ते बोलतील.
सुरुवातीला अजमल कमाल आणि नंतर विनय हार्डिकर. विनय हार्डिकर सरांचं आपण पुस्तकं आणि फुल देऊन स्वागत करू. Thank you. And actually, this is practically the continuation of the earlier session. And is it okay now? Yeah. So I was told that the first session would be focusing on the literary works of Hamid Dalwai, but I mean we listened to a very informative and very insightful presentation by Justice Gokhale, which I mean I learned a lot from what he was speaking from, and I was actually thinking of these different positions that people hold in the process of reform and change and development. And Justice Gokhale was, of course, speaking from the point of view of a judge who is referred to resolve a conflict. So he and those in his profession are there to actually adjudicate between different points of view that are there in society, and when it it develops a conflict between the two. And for example, he was telling us that the court was asked to define the meaning of secular, and similarly the Constitution gives the Indian Constitution spells out the basic structure of the Constitution, which is not to be. So both the Constitution and its interpretation, whenever it comes to the court, actually gives a judgment in the context of a particular moment. The Constitution shows what different sections of the society have agreed together to as a direction in which the politics and society of the country has to move in. So that is a part of a consensus at a particular time. But since things change, there is always room for amendments to bring in new issues and the new consensus that develops over time. Similarly, when it goes to the court, it means that there are more than one interpretations that are possible of a particular consensus that was reached at a particular time. So there is room always for interpretation, and since these matters come to the court at different points in time, it means that even that process of interpretation also undergoes a change over time. So when it comes to the point of to the status of Hamid Dalwai as a social activist who was writing these essays that have been collected in this book in English translation, he was speaking from the point of view of a social activist, a social and a political activist, and he was speaking to a specific audience, a specific readership, and he was speaking in a specific language to them. So when reading these essays, some of these essays, I couldn't read the whole thing, but this helps me understand where the politics of Muslim societal reform stood at a particular time.
and what were the issues. And since he had to present his point of view and clarify his context, he has a definite view of the history of communal issues in India, and he brought that analysis to his essays, which are very insightful. But what he was very he had this realization that he was speaking from a particular point of view, and since he had to work towards the goal of reform in the Indian Muslim society, it means that he had the realization that there are problems and the Muslim society is not being able to play its role in the collective development of Indian society. So this view is shared by many people. You can find different points of view within the Muslim communities in India, but on this point most people will agree that there are problems. Now the cause of the problem is sometimes seen outside the community, that there are the external factors which are producing whatever undesirable results. But there is another point of view which has always been there, that a lot of these causes are inside the community, which is why it needs change and reform. So when you speak about this as a social activist, you always invite controversy. So which is nothing surprising, because you are trying to convince people in that community and those who are outside the community but who are sympathetic to the cause. You want to convince them of a particular insight in the problem, and also you want to convince that the direction that you have in mind is the direction which might solve these problems. So this is always a difficult thing, and he was speaking from Maharashtra, which has a very respectable tradition of social activism, and this putting your insight in a particular analysis. So Maharashtra has produced, for example, great people like Ambedkar, like Phule, like his wife, and the one thing which is very important is that all of these people gave prime importance to the process of education, and education was something which they identified as the key to change. So, and in this way they actually led the entire South Asia, and everybody is now convinced that education is something which cannot be neglected for the development of any section of the society. So, and this has become a benchmark with which you see the relative development of different sections of society, and you decide as a collective, as a nation, to bring those people who have been left behind in education as a marker of development, to bring them at par with others. So which is a very difficult political process. So because it will entail
the redistribution of many resources, and those who and there are the redistribution of power, because language is power. The education is power. So if you want to bring power to those who are powerless, those who are going to lose in this process are going to resist, which is how we see in the case of Mahatma Phule, for example, that he had to face a lot of flack from the community that he was working in. So this is not, the kind of controversy that Hamid Dalwai's writings generated should be seen in that perspective, because when you want to work for change, you are inviting debate. So that debate has to be there, and the problem is when this debate becomes violent, when people who are working for change are doubted for their intentions, and they are threatened, they are attacked, and so this kind of reaction actually makes the room for debate and development shrink. So this is what he had to face. This is what others have to face. For example, Dr. Dabolkar, who was killed in this city. So this is something which adds to our knowledge of how different people decide to work for change, for positive change in different ways, and how they have to sometimes feel threatened, and sometimes these threats are carried out as well. So, but when you look at Hamid Dalwai's writings of this kind as against the literary writings, you have to keep in mind the context in which these writings were produced, and I have put in the background of all these insights that were produced not only from Maharashtra but other parts of the South Asia, because they have all put together a big spectrum of the insights, because the problems that we are faced with for during the colonial period and after that also, nobody should think that they are simple problems. So they are very complicated problems, and the process of change is very painful, and it can be explosive at times. So this is when I was going through some of his essays in this book, Muslim Politics in India, I was thinking of how many issues have actually remained unresolved when he was alive till 40 years ago. So some of the issues which should have been resolved by now are still there, but also you realize that there has been change. There has been the voices of people who have accessed education and awareness during this period are becoming relatively stronger. So now it is possible for people to actually say things which was not possible, for example, 50 years ago, and the section which is most important in this regard are the young educated girls. So I can say from the experience and observation in Pakistan
that if any change has to occur, which is inevitable, it will come through the education of girls. And now, for example, this issue of Muslim personal law is hotly debated these days. And when you go back to the days when Hamid Dalwai was active, or even before that, you see that this is not something which started yesterday. This has been there, and this gives you some perspective in which these things have to be seen. Because now, Hamid Dalwai organized a morcha of Muslim ladies who were the victims of this, talaq at the immediate talaq at the same time. So it was a small number, and now they have become empowered enough to approach the Supreme Court of India. So their voice has gained at least some strength, which actually is a very optimistic thing. Similarly, in Pakistan, this law has been there since 1960s. The family law, we call it, and it lays down the procedure of divorce in a very elaborate manner. So, which takes about 3 months, and you have to involve the municipal councillor of your area, and which is the basic logic of installing a system of ending a marriage. So that system is there, very well spelled out in the family laws of Pakistan. So in many cases this procedure is not followed, but that's a different story. But in the law books it is there. And also, when the other side of the same problem is when the woman wants to end the marriage for some reason. So under the Islamic law and under the Pakistani law, she has to approach a court. So now it is the court's prerogative to dissolve the marriage and give a verdict in her favor or against it. But as awareness of these issues has increased in Pakistan, so I can say about the urban centers, at least Karachi and Lahore and Islamabad, that there has been a greater awareness among the legal fraternity. There are more and more lawyers, women lawyers, who obviously are very sensitive to these issues, and also because of their presence, there are a lot of men lawyers who take the same kind of approach. And there are judges, there are female judges, there are male judges who know that the law has to be used to give relief to the victim. So this is the kind of change which is happening outside the written law on the paper. So which is what actually happens, because when I read the speech, the great speech that Ambedkar delivered at the time of passing of the Indian Constitution. So he said that we have written in that Constitution that the country will treat every individual in an equal manner. So he said in that speech that we have written it, which is our goal. It doesn't mean that by writing it in the Constitution everybody has become equal. So this is actually the starting point
of the real work, because in process we want to reach that stage where everybody is equal in the eyes of the law and society. So this is the beginning of the process, and if you look at the Indian society, ever since the constitution was drafted, so there are people, there are sections of society who have actually gained uh, their power. They have better access to education, to employment, to other basic resources of life, which were denied to them historically for a very long time. And there is change. There are many negative factors, of course, but an old world is dying and a new world is taking its place. So we, I mean, in whichever area we are working and contributing, as I said, to the betterment of society, we have to see that uh, the, first of all, that change is possible. The second thing is that it is happening. And the third thing is that you don't have a guarantee of the success of your actions. So there is, well, if you want to have a 51% chance of success before you do anything, then you will not do anything. So you need to have hope, but the hope is not something that that whatever you desire to see in the society and around you is going to happen. So there is no guarantee, but you need hope. So hope for me is like fuel in your car or your motorbike, because you have to run it. So where you will reach is something else. So you need hope, and the work that Hamid Dalwai did and others did before him and after him is something which gives you hope and which moves you on, and uh, to see that their work, their words and their writings and whatever the communication that they had with people around them has not been wasted. It has actually contributed to a huge and unfortunately slow process of change which is happening. So which gives you so in this context I have read these essays, and I can see that even though many issues stay unresolved, but there are many things that, and first of all, the awareness of the issues has increased. There are more people who are aware of what is to be needed. So there, this morning I received two books written in Urdu and published from Pune about Savitri Bai Phule and her work. And they also mentioned um there is one lady from Pune, though there are two ladies who are writers and who are teachers also, Nasreen Sayyed and Tahira Sheikh. Both of them wrote separate books on Savitri Bai Phule. So this is how people are actually gaining awareness, and they are spreading awareness in whatever way they can, in whatever language they speak and write in. And this is how we should actually uh, look at the entire work that Hamid Dalwai did and see
how much we can take from all this work which is there, and how we can add to it and move on to the goal of a positive change in our society. Thank you. थँक्यू अजमल. विनय हर्डीकरांची ओळख आपल्यापैकी बहुतेकांना कमी अधिक प्रमाणात असेल. इंग्रजीमध्ये त्यांनी सुरुवातीच्या काळात पत्रकारिता केली, प्रामुख्याने इंडियन एक्सप्रेसमध्ये. त्यामुळे पत्रकार, संपादक, लेखक, समीक्षक, दुसऱ्या बाजूला राजकीय सामाजिक कार्यकर्ते, त्यामध्ये शेतकरी संघटनेबरोबर बराच काळ त्यांनी घालवला. शिक्षक किंवा प्राध्यापक म्हणूनही त्यांनी काम केलं. रानडे इन्स्टिट्यूटमध्ये पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांना ती गेली काही वर्ष शिकवतात. समीक्षक, मर्ढेकरांच्या कवितेवर समीक्षेचं अतिशय महत्त्वाचं पुस्तक त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्यांचे एकूण 6 पुस्तकं आहेत. म्हणजे वर्षभरात 5-6 लेख, पण दीर्घलेख लिहिणारे व्यक्ती म्हणून विनय हर्डीकर ओळखले जातात. आणि त्यामुळे आत्तापर्यंत 6 पुस्तकं, पण जी अतिशय महत्त्वाची आहेत, त्यांच्या विचाराचा गाभा सर्व त्यात येऊन गेला आहे. आज या विषयासंदर्भात बोलण्याचा त्यांचा एक विशेष अधिकार आहे असं मला वाटतं. म्हणजे हमीदभाई गेले 1977मध्ये, त्या दरम्यानच्या काळात विनय हर्डीकर 30च्या उंबरठ्यावर असतील, तेव्हा त्यांनी जनांचा प्रवाह चालिला हे एक पुस्तक लिहिलं होतं. आणि त्यावेळी बरंचसं ते गाजलं वेगवेगळ्या कारणांनी. आणि दुसरा एक त्यांचा दीर्घलेख जो माणूसमध्ये प्रसिद्ध झाला होता, लोकशाही करून प्रजाप्रभुत्वाकडे. म्हणजे आज ज्या विषयावर ते बोलणार आहेत याचं चिंतन त्यांचं 40 वर्षापासूनचं आहे. आणि त्यावेळी तो 30च्या टप्प्यावरचा लोकशाही करून प्रजाप्रभुत्वाकडे हा जवळपास 8-10 हजार शब्दांचा लेख असावा. तर त्यातून त्यांची विचाराची झेप लक्षात येते. तर मी विनय हर्डीकरांना विनंती करतो की त्यांनी बोला. मेरे सेक्युलर साथियों, भाषिक समस्या का समाधान मैंने कर दिया और मेरी हिंदी से जो समस्या पैदा होगी उससे आप निपट ले. अभी विनोद ने बताया कि 1967 में साधना में जो 4 भाषण हमीद दलवाई जी ने दिए थे, मैं 18 साल का था, वहाँ पर मैं मौजूद था. लेकिन उससे बड़ी मेरी याद है, उसके बाद या उसके पहले ये मैं भूल गया हूँ, लेकिन एसपी कॉलेज में एक राजकीय बहस का आयोजन किया था और उसमें एस.एन. जोशी, नाना साहब घोड़े, फिर एक मजलिस मशावरत के एक नेता या आइडियालॉग कहे आप, और उसमें हामिद दलवाई भी मौजूद थे. और सबको पता था कि हामिद दलवाई इस्लाम की बहुत स्पष्ट शब्दों में और निर्भयता से आलोचना करते, इसलिए हाल खचाखच आरएसएस वालों से भरा हुआ था. जो चिंता हमारे बड़े भाई वैद्य ने जताई, उस संदर्भ में मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ. और उन्होंने वो जो मुस्लिम नेता थे, जमातवादी थे, वो उनको भाषण नहीं करने दिया. और फिर वहाँ पर एस.एन. जोशी अध्यक्ष थे, वो भी बिल्कुल चिंताक्रांत हो गए. लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि भाई ये सब लोग शायद हामिद को सुनने आए हैं, और कुछ घंटा भर पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं, हामिद दलवाई की बात कट्टर आरएसएस वाले पूरे लगाव से और कमिटमेंट से सुन रहे थे. तो ये भी चमत्कार, क्योंकि आरएसएस में तो भाषण की कोई वैचारिक भाषण की परंपरा है नहीं. हम उस मुकाम से गुजरे इसलिए हम जानते हैं कि इनकी वैचारिक ताकत क्या है और कितनी है.
भाई आप चिंता मत कीजिए, ये लोग आज राजनीति में बढ़े लेकिन विचार में पहले से वो संकुचित है, छोटे हैं, और अंबेडकर और इनका नाम लेना आसान है लेकिन अंबेडकर के रास्ते पर चलना इनसे नहीं होने वाला। और भारतीय संविधान की नींव जिन्होंने डाली उन्हीं के रास्ते पर भारत चलेगा, लेकिन बीच बीच में ट्रैफिक जाम होता है। नेशनल हाईवे जो है उसके बीच में घाट आएगा, बीच में पुल आएंगे, कभी ट्रैफिक जाम होगा, कभी एक्सीडेंट होंगे, कभी फेटल एक्सीडेंट होंगे, लेकिन नेशनल हाईवे तो चलता रहता है। तो इसलिए मैं शुरू से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस किताब की तरफ हमारी जो नज़र है उसमें बदलाव लाना चाहिए। दिस इज नॉट ए बुक ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया, दिस इज ए मैनिफेस्टो ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये सबसे बड़ी गलती, और जो सिर्फ वो आरएसएस वालों ने नहीं की, शायद सब लोगों ने की, कि हामिद दलवाई को मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट ये पहचान दी गई या उनके ऊपर थोपी गई। उनकी असल पहचान जो है वो एक सेक्युलर विचारक और भारतीय राजनीति का सेक्युलर स्वरूप किस तरह से लाए इसकी चिंता करने वाले एक कार्यकर्ता के रूप में है। तो आई वुड लुक एट दिस बुक एज ए मैनिफेस्टो ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और मैनिफेस्टो छोटे ही होते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कितना बड़ा है, ये किताब जो है 120 पेजेस है, इसमें 110 होंगे क्योंकि प्रास्ताविक है। इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला था प्रोफेसर इजी शाह का, तो वो छोड़ के 120 पन्ने हैं इसके। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के कितने हैं? 150 से ज़्यादा नहीं है। मैनिफेस्टोज आर ऑलवेज शॉर्ट, डायरेक्ट एंड अपीलिंग। तो और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है किताब, और ये जो भाषण थे वो सिर्फ मुसलमानों के लिए भी नहीं थे, क्योंकि वो खुद मुसलमान थे। और जो 7 महिलाओं के साथ उन्होंने सचिवालय पे वो मोर्चा लेकर के गए थे, उनके सामने सबसे पहली अहम समस्या थी वो जबानी तलाक की थी। लेकिन हमीद दलवाई जो बात करना चाहते वो सभी भारतीयों से करना चाहते। तो इसमें मुसलमानों से जितना अपील किया गया है उतना ही हिंदुओं से किया गया है, और मुसलमानों की जितनी आलोचना की है उतनी हिंदुओं को भी आलोचना की है। और कई कई हिंदुओं के बारे में उन्होंने एक आशा जताई है कि जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं उसमें धार्मिक सुधार की एक परंपरा रही है, और 200 साल से वो परंपरा रही है, और उसका स्वागत करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और ये जो हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है उससे जो सुधारणावादी मुसलमान है उन्होंने कुछ सीखना चाहिए, ये बार बार कहा है। और फिर अगर ये काम हिंदुओं से होना है तो हिंदुओं ने भी क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें उन्होंने छोड़ देनी चाहिए, इसका भी जिक्र इस किताब में हुआ है। तो ये जो सेक्युलराइजेशन है इसका आधार या इसकी शुरुआत ही बहुत बड़ी कंपैशन से हुई। इस कंटेंट इज पॉलिटिकल, इसका जो कंटेंट है पॉलिटिकल है, लेकिन वो तलाक पीड़ित मुस्लिम महिला, उसका जो दुख था, उसका जो दर्द था, और उसकी जो बिल्कुल खराब हालत थी, उसके लिए जो हमदर्दी जो थी, तो ये सेक्युलराइजेशन जिना जिस तरह का सेक्युलराइजेशन चाहते थे पाकिस्तान का, उस तरह का नहीं है। वो दिमागी है, जिना चाहते वो पूरा दिमागी सेक्युलराइजेशन था। लेकिन दलवाई का सेक्युलराइजेशन जो है वो दिमागी भी है और उसका दिल के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता उसका है।
और बाद में अंत में हमीद दलवाई ने खुद कहा है कि एक मॉडर्न लिबरल ह्यूमैनिज्म की तरफ सबको जाना होगा, और उस दिशा में जाने के लिए जो पहला कदम है वो सेक्युलराइजेशन का होगा, और सेक्युलराइजेशन होने के लिए जो पहला कदम है वो हर धर्म में जो लोग सुधार चाहते हैं वो खुद के धर्म की विधायक दृष्टि से, कंस्ट्रक्टिव दृष्टि से आलोचना करे, क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन इज मदर ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म। तो ये पृष्ठभूमि है इस किताब की। जैसा मैंने कहा बहुत छोटी किताब है, लेकिन जो बातें कही है वो हर चैप्टर जो है उसके ऊपर आप एक अलग किताब लिख सकते हो। तो शुरू में ए बी शाह ने जो प्रास्ताविक रूप में लिखा है उसमें दुनिया भर में मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी यानी मुस्लिम कट्टरता, मुस्लिम सनातनी कर्मठता, उसकी समस्या जो है उसका जिक्र हुआ है। और अंत में ए बी शाह ने कहा है कि जो हिंदुओं की युवा पीढ़ी है वो हामिद दलवाई को ध्यान से सुन रही है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसा मैंने कहा अभी कि हामिद दलवाई सबका सेक्युलराइजेशन चाहते हैं। मुसलमानों की जो गलतियां है वो हामिद जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताई है, लेकिन उनमें दो प्रमुख है। एक यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें मुस्लिम पूरे होश के साथ, पूरे हौसले के साथ वो कभी नहीं आए, ये एक बड़ी गलती हुई। पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ, हिंदुओं का फायदा हुआ, और ये आज तक लागू है। बीजेपी को कितने वोट मिले? 31%। आप कल्पना कीजिए अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान अगर होते 2014 में और वो सब मतदाता होते तो बीजेपी कहाँ होती? पाकिस्तान के निर्माण से हिंदुओं का फायदा हुआ है, मुसलमानों का नहीं हुआ, और ये बात मुसलमानों के भी समझ में नहीं आती। ये भी हामिद दलवाई ने कहा है। एंड इसमें जो रीडिंग द माइंड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इस लेख में मुसलमान मानस के ऊपर जो इतिहास का, हिस्ट्री का बोझ होता है कि हमने दुनिया को जीत लिया था, हमने भारत पर राज किया था। और सबसे मनोरंजक बात ये, हिंदू भी यही कहते। हम आरएसएस में जो गाने गाते थे उसमें भी यही बात कही थी कि एक समय हम पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। तो हमारा समाज वास्तव में कितना भी घटिया हो, उसमें चातुर्वर्ण्य होगा, उसमें अस्पृश्यता होगी, और अगर वो मुसलमान समाज है तो उसमें जबानी तलाक होगा और बिल्कुल घटिया शिक्षा होगी, लेकिन हमने राज किया। तो ये जो भ्रम है उसके बारे में भी हामिद दलवाई ने लिखा हुआ है, और इस भ्रम से मुसलमान जितने जल्दी बाहर आए उतना देश के लिए अच्छा होगा। फिर नेशनलिस्ट मुस्लिम कौन है और कम्युनलिस्ट मुस्लिम कौन है, इसकी भी बड़ी अच्छी चर्चा इस किताब में है। जो भारत में रहना चाहते हैं इसलिए वो नेशनलिस्ट, और जो नहीं रहना चाहते और पाकिस्तान को अपनी असल मातृभूमि मानते हैं वो कम्युनलिस्ट है। लेकिन ये जो नेशनलिस्ट है, जो भारत की भूमि में रहना चाहते, वो इस्लाम में सुधार नहीं चाहते। अभी भी यही सिलसिला शुरू है। एक सौभाग्य की अच्छी बात यह है कि जुबानी तलाक के बारे में कुछ आचार संहिता, नई आचार संहिता बनाएंगे, ऐसा कम से कम कहा गया है। आगे क्या होता हमें देखना होगा, लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, और बस वहाँ पर बात खत्म होगी। बाकी जो है हमारा जो आचरण है, हमारे जो रिवाज है, उसमें हम किसी की बात नहीं मानेंगे, उसमें हम हमारे धर्म के मुताबिक चलेंगे। तो ये कहाँ का नेशनलिज्म है, ये सवाल भी हामिद दलवाई ने खड़ा किया।
और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इसमें युद्ध की रणनीति लाना गलत होगा। ये मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन शब्दों में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट भटक गए। कम्युनिस्टों को सबसे बड़ा शत्रु है हिंदू मूल तत्ववादी, क्योंकि वर्ग और वर्ण हमारे समाज में बहुत जगह ऐसे है कि वर्ग और वर्ण एक ही होता है। इसलिए कम्युनिस्टों ने जो कहा कि ये कांग्रेस ने जो आज़ादी लाई है वो असल में आज़ादी नहीं है, इसमें श्रमिक वर्गों का कोई भला नहीं हुआ है, वो ठीक था। तो कांग्रेस और आरएसएस को डिफीट करने के लिए जो असल में धर्म में विश्वास नहीं रखते वो कम्युनिस्ट मुसलमानों का तुष्टीकरण करने लगे। ये भी जो विरोध है, यानी ये आइडियोलॉजिकल विरोध है जो कम्युनिस्ट, और ये आइडियोलॉजिकल अपराध है शायद जो कम्युनिस्टों के हाथों में हुआ था, उसकी भी चर्चा दलवाई ने की है। फिर एक जगह इस देश में अगर सेक्युलरिज्म सही मायने में लाना है तो उसकी जो प्री कंडीशंस है उसके लिए कुछ शर्तें दोनों जो पक्ष है उन्होंने उन शर्तों का स्वीकार करना चाहिए, उसके मुताबिक चर्चा करनी चाहिए, वो भी इसमें आया है। फिर हिंदू मानस की चर्चा है। फिर हिंदुओं में क्योंकि एक सुधार की परंपरा रही है, अब ये हिंदू को पता रहता है कि सुधार की परंपरा है, धर्म की चर्चा हुई है, बहुत सारे पंथ है, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग है। वैसे हिंदू नाम की कोई चीज है नहीं। हिंदुइज्म में लगातार संघर्ष और समन्वय, ये दोनों प्रक्रिया चलती रहती है। और इसलिए पहले सब शिव के उपासक थे, फिर उसमें से कोई विष्णु के हो गए, एक दूसरे को गाली भी देने लगे, फिर उनका समन्वय हुआ, वो हरिहर कहने लगे, ये लगातार चलता आया है। लेकिन हिंदू का जो आम हिंदू का दैनंदिन रोजमर्रा जो उसकी जिंदगी है उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो हिंदू मानस भी सुधार की बात करता है, और जो सुधारक अपने जान हथेली पर लेके अपने जीवन की कीमत अदा करने को उत्सुक है, उसको हम ऋषि बना देते हैं। फिर उसका और एक मंदिर बन जाता है, उसका शायद एक छोटा सा पंच बन जाता है। लेकिन ये चातुर्वर्ण व्यवस्था जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है और उसका जो सामाजिक उसका जो स्वरूप है वो जाति व्यवस्था, वो तो हिंदुओं के मन से भी निकालना ये बहुत बड़ी चुनौती है। लॉयल्टी टू पाकिस्तान, लेकिन इसका विरोध करना आसान है, लेकिन लॉयल्टी टू ए थियोक्रेटिक स्टेट, ए रिलीजियस स्टेट अंडर ए गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी, और सब हिंदू भी इसमें उतने ही अपराधी। हमारे यहाँ इलेक्शन में कोई सीरियसली वोट डालता है ये अभी तक हुआ नहीं। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि भाई मेरा वोट फालतू नहीं जाना चाहिए, माझं मत वाया जाता कामा नये। यानी क्या, आई विल वोट ओनली फॉर द विनिंग कैंडिडेट। अरे फिर दूसरा कैंडिडेट उसको क्या मौका मिलेगा? तुम हारने वाले हो इसलिए हम तुमको वोट नहीं डालेंगे। तुम अगर जीतने वाले हो तो ये कोई प्रजातंत्र नहीं है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी एंड दिस इज नॉट इवन ए सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ये एडल्ट है ही नहीं। जो मतदाता ऐसे सोचते हैं वो एडल्ट कहाँ से, वो तो बच्चे ही है। और उनके लिए ये आयु मर्यादा जो है वो और भी नीचे ला सकते हो। The political brain of our voter is a matter for Sherlock Holmes to find out. कुछ तो लहर उठती है, कोई तो कुछ नारा देता है, बस आपकी बार और कोई नहीं। और ये जो ऊपर से शुरू हुआ अभी तक
वही चल रहा है। 3 साल हो गए, हमने इतनी बार मोदी सरकार की गलतियों की आलोचना की, तो लोग कहते भाई पहले जो थे उन्होंने भी यही गलतियां की थी, तो इनका कोई एक बहुत बड़ा दोष नहीं है। इतने हमारे मतदाता बच्चों जैसे है, तो यहां से शुरुआत करके ये काम करना होगा। और अभी जो भाई वैद्य जी ने कहा वही बात हमीद दलवाई ने 50 साल पहले कही थी कि दिस हैज बिकम ए श्रिंकिंग नेशन। संकोच हो रहा है। एक भाषा चाहिए, एक पढ़ाई चाहिए, एक आहार चाहिए और एक नेता चाहिए, एक ही पार्टी चाहिए, सब एक एक एक। ये क्या है? तो हमारा जो कल्चरल अवकाश है, कल्चरल स्पेस है, उसका लगातार संकोच हो रहा है। सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई क्या खाए, क्या पिए, कैसा जिए। जो बात अभी जस्टिस साहब ने कही थी, बस उसके 3 ही मुद्दे हैं। इट शुड बी पब्लिक ऑर्डर, इन पब्लिक ऑर्डर, इन पब्लिक हेल्थ, और तीसरा मैं भी मोरालिटी। और ये मोरालिटी की व्याख्या करना बहुत कठिन है, लेकिन एक मॉरल आदमी दूसरे मॉरल आदमी को पहचान सकता है। लेकिन ये सब जो कंसोलिडेशन के नाम पर संकोच हो रहा है, उसका तो डट के विरोध करना चाहिए। अभी पिछले साल की बात है, अजमल साहब आपको बताऊं मैं, महाराष्ट्र में एक अचानक फैशन आ गया, वो मराठा मुख मोर्चा, और लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग, यानी मराठा एक जाति है महाराष्ट्र में, मार्शल रेस है, और मार्शल रेस है इसलिए वो भी डेमोक्रेसी नहीं चाहती, बस वो उनका राज चाहती है। तो हमने उसका स्वागत किया, भाई गुंडागर्दी छोड़कर अगर मराठा समाज शांति से रास्ते पे आता है और अपनी मांगे रखता है तो उसमें कोई शिकायत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे। फिर हर जिले में मराठा मोर्चा का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर मीडिया तो अभी भाई ने बताया, हमारा मीडिया तो किंडरगार्टन लेवल का है, इससे और ज्यादा इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, किंडरगार्टन लेवल का है। लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी है और टेक्नोलॉजी है, तो मीडिया ने, मोर्चे जो निकलते थे वो बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मीडिया ने उनको और भी चढ़ाना शुरू कर दिया। पूना में कहते 72 लाख लोग आए थे। अरे भाई, अगर 72 लाख लोग पूना में आते हैं तो एक आदमी के ऊपर दूसरा और उससे ऊपर तीसरे को खड़ा रहना पड़ेगा, इतनी पूना में जगह कम है। और मुंबई में फिर 1 करोड़ आएंगे, लेकिन उनके आपस के जो झगड़े हैं ना वो मिट नहीं रहे, इसलिए बंबई का मोर्चा पोस्टपोन होता जा रहा है। अच्छी बात, तो ठीक है, मराठा समाज ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होने का निर्णय किया और सभ्यता के साथ शामिल हुए। परिणाम उसका ये हुआ है, नतीजा ये निकला कि पहले प्रतिक्रिया स्वरूप एज ए रिएक्शन, फिर दलितों के मुख मोर्चा, और फिर ये मार्शल रेस का हो गया, ये डिप्रेस क्लासेस का हो गया, बीच में भी एक है ओबीसी, फिर ओबीसी का, और फिर बाद में शुरू में मुसलमान वगैरह इसमें शामिल होते थे, फिर उनका भी आदत शुरू हो गया। और ये जो मीडिया से भी घटिया सोशल मीडिया जो है हमारा, बिल्कुल फालतू जो एक दूसरे को बताते रहते, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अभी ब्राह्मण मोर्चे की बात शुरू हुई। मैंने कहा धन्य महाराष्ट्र का जो सुधारक परंपरा है, धन्य हो गई। फुले हुए, यहाँ अंबेडकर हुए, आगरकर हुए, लोक हितवादी हुए, न यानी कितने हुए। फिर पोलराइजेशन
सोशल पोलराइजेशन, ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन नथिंग कैन बी ए पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल इन डेमोक्रेसी। तो ये फिर से पोलराइजेशन हो गया और उसका नेतृत्व मराठा समाज ने किया। और ब्राह्मण चुलबुला रहे कि हमारे ध्यान में ये आता तो हम ही ये शुरू कर देते और फिर से उसका क्रेडिट लेते। अभी कल मैं मुलुंड में भाषण कर रहा था, वहां पर मैंने कहा अगर आपने जाति के लिए संगठन बनाना ये जरूरी बात होती तो लोकमान्य टिळक या बाळशास्त्री जांभेकर बनाता कराड़े ब्राह्मण संघ, और फिर टिळक बनाते चित्पावन ब्राह्मण संघ। वो केसरी इन्होंने शुरू किया, उन्होंने केसरी के 20-40 साल पहले दर्पण नाम का, दर्पण यानी शीशा मिरर पत्रिका शुरू की मराठी। ही सपोज टू बी द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, बाळशास्त्री जांभेकर। तो फिर वो ये चीजें क्यों करते? आरजी भांडारकर एक सारस्वतों की संस्था बनाते, वो ओरिएंटल रिसर्च में क्यों पढ़ते? ये मामूली बातें भी हमारे लोगों की, यानी पढ़े लिखे लोगों की, भाई जिनकी रोजमर्रा जिंदगी संघर्ष से भरी है। और जैसा नारायण सुर्वे जी ने कहा था कि भाई हमारे लिए चांद यानी गोल रोटी है, अगर वो रोटी हमें हर शाम मिलती तो फिर हम आसमान का चांद हम देख सकते, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने सोचना चाहिए, उनको क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में इस किताब में बहुत लिखा हुआ है। 1% think, 9% think that they think, and 90% जान देंगे लेकिन सोचेंगे नहीं। तो जो 9% है ना, वो हमारा ऑडियंस है। और 1% लोग अगर उनका दिमाग ठिकाने पर है और वो ऐसी सेक्युलराइजेशन की मैनिफेस्टो स्वरूप किताबें पढ़ते हैं और बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, आलोचना दूसरे की करना बहुत आसान है। तो मैं कहता हूं ये जाति समस्या, सेक्युलराइजेशन अगर होना है तो मुसलमानों के लिए धार्मिक सुधारों की चर्चा होनी चाहिए, और हिंदुओं के लिए ये जाति प्रथा जो है वो जाति के आधार पर अब चुनाव की राजनीति भी हो रही है। तो हिंदुओं के लिए ये जाति प्रथा समाप्ति यही सेक्युलरिज्म है। और उसकी शुरुआत जो है वो नाम के वास्ते हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म नाम की कोई बात नहीं है। हिंदू ये वांशिक शब्द है, जैसे हिंदू रेस, और जिसमें ये सब आता है, यानी अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक सब लोग आते, वो हिंदू है जो इंडस के परे थे। सिंधु, इंडस, हिंदू, इट इज लाइक दैट। और इसलिए धर्म की आलोचना आप कैसे करेंगे, क्योंकि धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन रिवाज है, प्रथा है, कस्टम है, कल्चर है, और हर दिन का कैलेंडर लिखा हुआ है, कौन से तिथि में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब लिखा है। विधि निषेध लिखा हुआ है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। और जैसा हेमंत जी ने कहा कि ये भी ऐसे भी बहादुर लोग हैं कि हम अपना जो घटियापन है वो कायम रखने के लिए हम ये भी कहेंगे कि हम हिंदू नहीं है, गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू नहीं है, और बात करते स्वामी नारायण की। कभी कभी लगता है कि इनके लिए तो इस्लामी जो कानून है वही होना चाहिए कि इनको पत्थर मारो, लेकिन आई डोंट वांट टू बी सेक्युलर टेररिस्ट। लेकिन किस तरह से ऐसी बातें करते हैं लोग, और कोर्ट में करते हैं, शर्म नहीं आती। तो हिंदुओं के लिए जाति प्रथा की समाप्ति और एक कोई कॉमन कल्चरल कैलेंडर, हर एक का भगवान अलग है, हर एक का बाबा अलग है, हर एक का संत अलग है, और फिर ये सगुण भक्ति नाम का जो रैकेट है उसके कारण सबके जो
ये भगवान ये चीजें चाहता है, वो भगवान वो चीजें चाहता है, भगवान एक दूसरे में लड़ते हैं, भगवान एक दूसरे को मन्नत बोलते हैं। ये क्या है सर? ये तो हमारा बनाया हुआ है, आदमियों ने बनाया हुआ है। इसकी आलोचना करके उसको समाप्त करना होगा। तो इसमें सबसे अहम मुद्दा ये, जिससे मैं सहमत हूँ, बहुत सालों से मैं ये बात लोगों से कह रहा हूँ, तो अभी 2 मिनट, हामिद दलवाई ने वहां उसी समय इशारा दिया था कि भारत की कोई मदद नहीं करेगा, भारत को खुद की मदद करनी होगी। दुनिया का हर देश भारत के लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करेगा, क्योंकि सब चाहते थे, मन्नत मांग के बैठे थे कि इनके प्रजातंत्र का सत्यानाश हो। नहीं हुआ है, नहीं हुआ। और जो देश को पूरी तरह से काबू करना चाहते, वो भी प्रजातंत्र के ही मार्ग से आए, उसी मार्ग से वो 5-10 सालों में जाएंगे। हम देखेंगे उनका जाना भी, क्योंकि लहर जैसे उठती है, जहां से उठती है वहां से उल्टी लहर भी उठती है। ये जो स्विंग है जिसके बारे में बहुत चर्चा चलती है, वो तो उसी प्रदेश से होगा। जिस प्रदेश से दाहिने तरफ स्विंग हुआ है, उस तरफ से फिर से सेंट्रलिस्ट पार्टियों के तरफ स्विंग आएगा। कुठलाही बुडबुडा केव्हा तरी फुटणार आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे। फक्त त्यावेळेला आपण कुठे असू याचाही विचार करायला पाहिजे, नाहीतर कारवा गुजर गया हे जे चाललेलं आहे। तो हामिद दलवाई ने 2 चीजें कही थी। एक, हमको हमारी मदद करनी चाहिए। जब ये 9/11 हुआ तो मेरे बीजेपी के दोस्त प्रमोद महाजन, उन्होंने कहा अब टेररिज्म की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? उन्होंने अमेरिका को ललकारा है, तो अभी अमेरिका सबसे निपट लेगा। और ये प्रमोद ने कहा 3 महीनों के अंदर भारत के संसद के ऊपर आक्रमण हुआ, टेररिस्टों का हमला हुआ। और प्रमोद ने कहा उन्होंने हमें फंसाया। वो क्या अपॉइंटमेंट लेते आते तुम्हारी? इतना भी नहीं समझता, देश के मंत्री हो। तो किसी के भरोसे के ऊपर नहीं रहना है। इसमें अमेरिका मदद करेगा, रशिया मदद करेगा, ये विदेश नीति की बात है। कुछ हद तक वो महत्वपूर्ण है, वो चलती रहेगी। लेकिन शुरुआत ये पहले ब्लेम गेम खत्म करना होगा। तो पूरा हमारा जो राष्ट्रीयता है वो पूरे भय पर निर्भर है। हिंदू मुसलमानों से डरते हैं, मुसलमान हिंदुओं से डरते हैं, पूंजीपति लेबर से डरते हैं, और जो मजदूर है वो पूंजीपति से डरता है। स्त्री पहले पुरुष से डरती थी, अभी पुरुषों के भी संगठन आ गए। शहरी आदमी किसान से डरता है, किसान शहरी आदमी से डरता है। और ये पूरी इस डर के कारण पूरा नफरत, सोशल चर्चा में पूरी नफरत आती है। अब मुसलमानों का योगदान, कंट्रीब्यूशन हमारे आज़ादी की बात कम नहीं है। मैं बार बार एक बात सबसे कहता हूँ, अगर कारण कोई भी हो, 1977 में अगर देश के उत्तर भारत के मुसलमान एक तरफा वोट नहीं डालते तो इमरजेंसी नहीं हटने वाली थी। लेकिन ना ये मुसलमानों को याद है और ना ये हिंदू उनको याद दिलाते। उस समय पहले मुसलमान और फिर बाद में जगजीवन राम जी ने इंदिरा जी का साथ छोड़ा, इसलिए दलितों के जो वोट आए उसके कारण जो आज का सिलसिला है ना, वही हुआ था। 300 सीट में उत्तर भारत की कांग्रेस को एक तक नहीं मिली। ये मुसलमानों का बड़ा योगदान है और पूरे देश में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर मुसलमानों का योगदान हिंदुस्तानी संगीत में है, फिर हिंदुस्तानी सभ्यता में, कल्चर में है। कितने सारे मुसलमान संत कवि भी है महाराष्ट्र में। फिर खेल में है, हमारे एंटरटेनमेंट में है।
तो इसकी बात लोग कहते हैं वो खेल की बात अलग है, फिर आप जब म्यूजिक की बात करते हो तो म्यूजिक की बात अलग है। यानी जहां पर हम कंसोलिडेशन कर सकते, पुल बांध सकते, वो चीजें भी अलग नहीं रखनी चाहिए। तो दोनों समाज अपनी अपनी आलोचना करे, दोनों समाज एक दूसरे के जो कंट्रीब्यूशंस है उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसकी याद करे। और फिर एक तो करना ही होगा जो हामिद जी ने नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि वी मस्ट ड्रॉ ए लाइन कि इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। छोटे देश भाग्यवान होते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी छोटी होती है। हमारे यहाँ तो भाई हिस्ट्री का क्या कहना, आप भारत महान है ये भी साबित कर सकते हो और भारत जैसा घटिया देश नहीं ये भी इतिहास के आधार पर साबित कर सकते हो। क्या हम ऐसी कुछ एक लाइन डाल सकते हैं? यू विल नॉट गो बिहाइंड 1950, जब संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू कर दिया, वहां से आप आगे की सोचेंगे। उसके पहले क्या हुआ, किसको पाकिस्तान चाहिए था, किसको नहीं चाहिए था, जिन्ना और गांधी का क्या हुआ, नेहरू और एरविना माउंटबैटन का क्या हुआ, वो छोड़ दो सर, बहुत हो गया, बहुत सुना। ये इतिहास के बोझ में हम मर रहे, वेरी फ्रैंक। लगता है कि बस ये सब ऑब्लिटरेट कर दो, जैसे आदमी की मेमोरी मार सकते हैं, तो वैसे समाज की जो इतिहास, और ये माओ ने किया था। माओ को उनके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 8000 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का लिस्ट दिया। माओ ने क्या पागल तो नहीं हो गए? अगर ये सब रखना है तो फिर रेवोल्यूशन करने की जरूरत ही क्या थी? माओ ने कहा 200 रखो, यानी 4%, उसकी निर्भयता देखो, और कहा बाकी सबको इस तरह से नेस्तनाबूद कर दो कि 10 साल के बाद उनका कोई नामो निशाना नहीं रहे। तो ऐसा भाषण करना भी एक पब्लिक ऑर्डर और डिसऑर्डर का मामला हो सकता है हमारे देश में, लेकिन हमको एक मर्यादा बनानी होगी कि इसके पीछे अब नहीं जाएंगे, इससे आगे चलेंगे। तो वो आगे चलना जो है, असल सेक्युलर भारत जो बनाना है, उसकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं। सेक्युलरिज्म की बहुत सारी व्याख्याएं पढ़ी है, हर होटल में लिखा रहता है कि जात, धर्म, वंश, लिंग, उम्र, भेदाभेद नहीं होगा। तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी व्याख्याएं पढ़ी है, उनको लागू करना है। तो इस किताब को, जैसा मैंने कहा, सेक्युलर इंडिया का मैनिफेस्टो इस नज़र से देखना होगा।